फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस क्लास। हम साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी, कार्य एवं ऊर्जा। आज स्टार्ट करते हैं ऊर्जा। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की डेफिनेशन हो गई। किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता ही क्या है? ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। यानी कि जो वस्तु कार्य करेगी वहाँ ऊर्जा की क्या होगी? हानि। और जिस वस्तु पर कार्य किया जाएगा उस वस्तु में ऊर्जा की क्या होगी? वृद्धि। ऊर्जा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। ऊर्जा का मात्रक भी कार्य के समान जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक भी क्या है? जूल। ऊर्जा के स्रोत अनेक हैं, जैसे परमाणुओं के नाभिकों से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से, ज्वार भाटा से आदि से। परंतु ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। ऊर्जा का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में अपने क्रियाकलापों द्वारा होता है। जैसे उदाहरण के लिए, जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं। नंबर 2, ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। क्योंकि जैसे हम हथौड़े को कील ठोकने के पहले हथौड़े को हाथ को ऊपर की ओर लेके जाते हैं, हथौड़े को लेकर हाथ में, तो वहाँ स्थितिज ऊर्जा उसमें संचित हो जाती है। फिर प्रहार करते हैं तो गतिज ऊर्जा आ जाती है। यानी कि कील को ठोकने में स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा दोनों काम करती है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा यहाँ काम करती है। जब बच्चों की खिलौनों में चाबी भरी जाती है तो किसी पर्स पर रखा जाता है तो ये गति करने लगता है। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि वस्तुएं विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित कर लेती है। जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक ही जूल है, जो कि समान है। दोनों का ही मापन जूल में होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऊर्जा के रूप दिए हुए हैं। क्या दिए हुए? ऊर्जा के रूप। ऊर्जा के कुछ प्रमुख रूपों की हम बात करेंगे। जैसे ऊष्मीय ऊर्जा दे रखी है, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। तो हम पहले लेते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। किसी ईंधन को जलाने तथा सूर्य से प्राप्त विकिरण से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग भाप इंजन, डीजल इंजन आदि में किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक कार्य से प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे गिरते पत्थर में ऊर्जा व दबी स्प्रिंग में ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है गतिज ऊर्जा, दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, विद्युत पंखा, विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा से ही कार्य करते हैं। यानी कि जो ऊर्जा आवेशों की प्रवाह से उत्पन्न होती है वो ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु के नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके परमाणु बम व नाभिकीय बम बनाए जाते हैं, और इस ऊर्जा द्वारा नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा भी प्राप्त की जाती है। प्रकाशीय ऊर्जा, सूर्य, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट आदि प्रकाश स्रोतों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रकाश विद्युत सेल में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग किया जाता है और विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग हम सभी दैनिक जीवन में अत्यधिक मात्रा में करते हैं, और सूर्य के प्रकाश में हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा। अतः सूर्य ऊर्जा का एक विशाल स्रोत है। भाई, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है, और पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। रासायनिक ऊर्जा, विभिन्न प्रकार के ईंधनों जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल आदि में रासायनिक ऊर्जा छिपी होती है।
उन्हें जलाने से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्वनि ऊर्जा, जब किसी वस्तु की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक होती है तो वह ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करती है, इससे हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। भाई गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा किसे कहेंगे? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा या निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे देखो यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, एक भारी गेंद लेकर इसे गीले रेते की मोटी परत पर गिराते हैं। गेंद को लगभग 30 सेमी की ऊंचाई से गिराकर हम पाते हैं कि रेत में गड्ढा हो जाता है। इस क्रियाकलाप को हम 50 सेमी, 1 मीटर तथा 1.5 मीटर की ऊंचाइयों से गिराकर बनने गड्ढों की तुलना करके सूचीबद्ध करते हैं। तो देखें किसके कारण बड़ा गड्ढा बनता है। जितनी ज़्यादा ऊंचाई से हम इसे गिराएंगे उतना ही ज़्यादा गहरा गड्ढा बनेगा, क्योंकि ऊंचाई पर जब ले जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा होगी। ऊंचाई से जब वस्तु नीचे आएगी भारी गेंद तो गतिज ऊर्जा होगी। दोनों मिलकर यहाँ कार्य करेगी, यानी यांत्रिक ऊर्जा यहाँ कार्य करेगी। कौन सा गड्ढा सबसे अधिक गहरा और क्यों? सबसे अधिक ऊंचाई पर से गिरने पर बना गड्ढा सबसे अधिक गहरा होगा। क्यों? क्योंकि अधिक ऊंचाई से गिरने के कारण उस गेंद में गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। इसी प्रकार से देखो क्रियाकलाप दे रखा 11.7। चित्रानुसार एक ज्ञात द्रव्यमान के लकड़ी के गुटके को ट्रॉली के सामने जो सुविधाजनक किसी सुविधाजनक निश्चित दूरी पर रखकर पलड़े पर एक साथ ज्ञात द्रव्यमान रखा, जिससे कि ट्रॉली गतिमान हो जाती है। गतिमान ट्रॉली लकड़ी के गुटके से टकराती है और मेज पर एक अवरोधक इस प्रकार लगाया जाता है कि गुटके से टकराकर ट्रॉली वहीं रुक जाए। गुटका विस्थापित हो जाता है तथा गुटके के विस्थापन को मापकर सारणी में लिखते हैं। पलड़े के द्रव्यमान को बढ़ाकर इस प्रयोग को दोहराते हैं। विस्थापन का मापन किया और उसे सारणीबद्ध करते हैं। तो जितनी ज़्यादा दूरी होगी विस्थापन उतना ही अधिक होगा। गतिशील ट्रॉली किस प्रकार कार्य करती है? भाई गतिशील ट्रॉली में कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा निहित है, यानी कि यहाँ जो विस्थापन हुआ है वो गतिज ऊर्जा के कारण हुआ है, जो कि लकड़ी के गुटके से टकराने पर उसमें स्थानांतरित हो गई। ज़्यादा दूरी पर लेंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो विस्थापन गुटके का ज़्यादा होगा। ठीक है, जिससे गुटका विस्थापित हो जाता है। ट्रॉली से बंधे पलड़े पर अधिक द्रव्यमान लटकाने पर उसमें अधिक गतिज ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसके कारण गुटका और अधिक विस्थापित हो जाता है। अतः वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे चलती हुई कार में, दौड़ते हुए घोड़े में, फेंकी हुई गेंद में, ठीक है, गिरते हुए किसी पिंड में, बंदूक से निकली गोली में, सभी में क्या कौन सी ऊर्जा निहित होती है? गतिज ऊर्जा निहित होती है। गतिज ऊर्जा की माप, भाई इसे कैसे मापा जाता है? तो स्टूडेंट्स, किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा की माप कार्य की उस मात्रा से की जाती है जो वह पिंड उसकी वर्तमान अवस्था से विराम अवस्था तक लाए जाने में कर सकता है। यदि m द्रव्यमान की किसी वस्तु पर जो कि विराम अवस्था में है, रुकी हुई है, विराम अवस्था का मतलब एक बल F लगाया जाता है, तब न्यूटन की गति के विषयक द्वितीय नियम से F बराबर क्या होता है? ma। F ma के बराबर है। F किसके बराबर है? ma के। तो a किसके बराबर होगा? a बराबर, ये m नीचे चला जाएगा F के, F बटा m। तो a किसके बराबर हो गया? F बटा m के। इक्वेशन नंबर 1 कह दिया इसे, समीकरण 1। ठीक है, यदि वस्तु द्वारा चली गई दूरी s हो तब उस वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? W बराबर Fs होगा। W बराबर क्या होगा? Fs। इसे समीकरण 2 दे दिया नाम। अब देखो गति के तृतीय समीकरण से, गति का तृतीय समीकरण क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, 2as। क्लियर है? अब देखो वस्तु यहाँ क्या है? विराम अवस्था में है। विराम अवस्था में है यानी कि उसके प्रारंभ में कोई वेग नहीं है, तो u कितना हो गया यहाँ? 0, क्योंकि वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था में है। u 0 हो गया तो u स्क्वायर भी क्या हो गया? 0। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 2as। v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2as। क्लियर है? तो v स्क्वायर बराबर, अब a किसके? 2as किया हमने, तो a किसके बराबर? f बट्टा m के। तो हमने एक की जगह क्या लिख लिया? F बट्टा m लिख लिया, इंटू s। तो ये क्या हो गया भैया? v स्क्वायर। अब हमने क्या किया? इस m को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ
बी के नीचे भी एक है, 2 के नीचे भी एक है, एस के नीचे भी एक। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एम वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2FS। या देखो ऐसे कर सकते हो आप इसे, वी स्क्वायर यहाँ लिखना आगे, वी स्क्वायर बराबर 2FS बट्टा एम। वी स्क्वायर के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2FS। FS बराबर क्या होगा, एम बी स्क्वायर बट्टा 2, एम बी स्क्वायर बट्टा 2 यानी कि आधा। तो FS बराबर हो गया 1/2 एम बी स्क्वायर के। FS W के बराबर होता है तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू FS इक्वल टू 1/2 एम बी स्क्वायर। यदि गतिज ऊर्जा को EK से प्रदर्शित किया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, वर्क इक्वल टू गतिज ऊर्जा इक्वल टू FS इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, यानी EK भी किसके बराबर होगा, 1/2 एम वी स्क्वायर के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ हो गया 1/2 एम क्या द्रव्यमान इंटू वी क्या वेग, तो वेग का स्क्वायर। अतः वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती व वस्तु के वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के समानुपाती, गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। यदि मान लो कोई प्रारंभिक वेग भी दिया हुआ हो तो उस स्थिति में किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, W बराबर जो है उस स्थिति में हम करेंगे 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। भाई यहाँ तो किया गया कार्य के प्रारंभिक वेग क्या था, 0, इसलिए W 1/2 एम वी स्क्वायर के बराबर हो गया। लेकिन प्रारंभिक वेग यदि कुछ दिया हुआ है तो कार्य जो है 1/2 एम ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि W बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ उदाहरण दिया 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु दिया है M 15 किलोग्राम, वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड V 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो E के बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 एम वी स्क्वायर। M कितना दिया हुआ है 15, V कितना दिया हुआ है 4, हल किया हमने 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है 2 दूनी 4, 15 को 2 से गुणा किया 30, 30 को 4 से गुणा किया 120। यहाँ क्या आया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड यानी कि न्यूटन। भाई किलोग्राम प्रति मीटर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है वो न्यूटन के बराबर होता है। और ये क्या बचा फिर यहाँ मीटर, तो ये तो एन हो जाएगा, फिर एम बचा तो यानी न्यूटन मीटर यानी कि जूल, न्यूटन मीटर यानी कि जूल। तो ये क्या हो गया 120 जूल। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखो यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखो कार का द्रव्यमान m दिया हुआ है 1500, ठीक है, कार का द्रव्यमान m दिया हुआ है कितना 1500 किलोग्राम। कार के 2 वेग दिए हुए हैं, एक तो प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं और एक अंतिम वेग जिसे v से लिखते हैं। तो u 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस 30 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। अब आपको पता है स्टूडेंट्स 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। क्या होता है 1000 मीटर, और 1 घंटा जो है वो बराबर होता है 3600 सेकंड। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। क्लियर है। अब हम किलोमीटर 30 इसको क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो क्या करना होगा हमें इसके लिए, तो देखो स्टूडेंट्स थोड़ा मैंने इसको ऐसे कर लिया, इसकी साइड को चेंज किया है। देखो इसको चेंज करना है हमें, तो इसको हम लिखेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा है
यानी कि किलोमीटर को मीटर में बदल दिया, 1000 से गुणा कर दिया, बटा घंटा यानी कि 3600, अब घंटे की जगह क्या हो गया सेकंड। ठीक है, 0 से 1 1, 2 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12, कितना हो गया 12। तो ये कितना हो गया 100 बटा 12। और आगे सोल्व किया, 4 × 12 3, 4 दूनी 8, 2 बचे 20, 4 पंजे 20, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया 25 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। U बराबर हो गया 25 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड। अब अंतिम वेग v है, अंतिम वेग क्या v है। अब इसको भी इसी प्रकार से कन्वर्ट कर लेंगे, v बराबर 60, किलोमीटर को मीटर में बदला, गुणा 1000, अब ये मीटर हो गया, बटा 3600, ये सेकंड हो गया घंटे की जगह। 1 1, 2 2 कट गई। ठीक है, 6 एकम 6, 6 × 36, क्लियर है। अब देखो ये 50 बार, इसको काटेंगे, ये 50 बार और ये 3 बार, तो यहाँ कितना आ गया, बराबर आ गया 50 बटा 6 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ जाएगा 50 बटा 100 बटा 3, 50 बटा 3, सॉरी 50 बटा 3, यानी कि इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ये हो गया 50 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखो कार की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो ये ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक वेग v था, अंतिम प्रारंभिक वेग u था, अंतिम वेग v, तो 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। अब देखो 1/2 m को कॉमन निकाल लिया बाहर, तो 1/2 m ब्रैकेट में v² माइनस u² हो गया, क्लियर है। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, 1/2 गुणा 1500, ठीक है 1500 है, बड़ा ब्रैकेट बनाया, अंतिम वेग 50 बटा 3, 50 बटा 3 का होल स्क्वायर माइनस 25 बटा 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 एकम 2, 1500 को काटा, 750 हो गए। ठीक है, इनको खोल लेंगे अब अगले स्टेप में, तो ये हो गया 750, ठीक है ब्रैकेट, 50 को 50 से गुणा किया 2500 हो गए, 2500 बटा 3 को 3 से किया 9, माइनस 25 को 25 से गुणा किया 625, 3 को 3 से किया 9, क्लियर है। अब 2500 बटा 9 माइनस 625 बटा 9 को हल करते हैं, तो क्या होगा, देखो यहाँ 750 अपनी जगह है, 2500 बटा 9 माइनस 625 बटा 9, लघुत्तम लिया इनका 9, 9 एकम 9, 2500 माइनस 625, तो यहाँ कितना आ गया, ये आ गया 750 गुणा 1875 बच गए यहाँ, तो 1875, ठीक है बटा 9, बटा 9। अब देखो 9 से काटा इसको, 3 तिया 9 3 बार, और ये 750 250 बार, ठीक है 3 एकम 3, 1875 में 3 का भाग दिया, तो आ गया 625। अब 250 को 625 से गुणा करेंगे, तो 250 गुणा 625 बराबर आ गया 156 250, 1,56,250 जूल जो है यहाँ ऊर्जा होगी किया गया कार्य। तो किया गया कार्य बराबर 1,56,250 जूल। स्टूडेंट्स यहाँ जो मैंने आपको सेंड किया बुक का, इसमें डिफरेंस आने का कारण है कि यहाँ पॉइंट्स को राउंड ऑफ किया है, यू में तो पॉइंट्स को छोड़ दिया गया है और इसमें राउंड ऑफ करके अगला
नंबर ले लिया गया, इसलिए डिफरेंस आया। मैंने जो है वैसे की वैसे मान रखे हैं, इसलिए आपके एग्जैक्ट आंसर जो इसका होगा किया गया कार्य बराबर 1,56,250 जूल ही होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? अरे किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसे विराम अवस्था से वर्तमान गति की अवस्था तक लाने में वस्तु पर किए गए कार्य के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। वस्तु की गतिज ऊर्जा को E से प्रदर्शित किया जाता है। E बराबर होता है 1/2 mv²। E बराबर किसके होता है? 1/2 mv² के। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल है ये भी। 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो यहाँ दिया हुआ v कितना? 5 मीटर। ठीक है, v हो गया ये वेग। गतिशील किसी वस्तु का द्रव्यमान m कितना है? कि वस्तु की गतिज ऊर्जा E 25 जूल, m नहीं दिया है यहाँ। ठीक है, E दिया हुआ 25 जूल। यदि इसके वेग को 2 गुना कर दिया जाए, वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? यदि इसके वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ दिया गया है वेग v बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड और गतिज ऊर्जा बराबर 25 जूल। गतिज ऊर्जा को E से लिखते हैं 25 जूल। अब हमारा फॉर्मूला E हम यहाँ पहले द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे, फिर हमारे पास m और v दोनों होंगे, तो वेग को बदल बदल के जो है जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसे उनकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? mv² को 1 से किया, mv² बराबर 2E। क्या हो जाएगा? 2E। क्या हो जाएगा? 2E। भाई यहाँ 1 है, ऊपर ये 1 से mv² को गुना किया, mv² हो गया। इस mv² को 1 से किया, mv²। E को 2 से किया, 2E हो गया यहाँ। क्लियर है? तो m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा यहाँ 2E प्लस 2E बट्टा v²। 2E बट्टा v²। अब देखते हैं आगे, तो m इक्वस टू 2E, 2 इंटू 2 को गुणा किया, E कितना है? 25 बट्टा v² यानी 5 गुणा 5। 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बच गया यहाँ? 2। तो m कितना हो गया? 2 किलोग्राम। कितना हो गया? 2 किलोग्राम। m का मान हमारे पास आ गया 2 किलोग्राम। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है? वो वेग को दुगुना कर दें, यानी कि वेग जो 5 मीटर प्रति सेकंड है उसको 2 से गुणा कर दो, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। वेग कितना हो गया यहाँ? 10 मीटर प्रति सेकंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार v2 कितना हो गया यहाँ? 2 गुणा 5 बराबर 10 जो है आ जाएगा यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो E के बराबर 1/2 m, ये v2 कर दिया, v2 का स्क्वायर, 1/2 गुणा 2 गुणा 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 100 जूल। फिर ये कह रहा है इसको 3 गुना कर दिया जाए। अब वेग को 3 गुना करेंगे v3, तो 5 को 3 से गुना कर देंगे, 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो E के बराबर 1/2 m v3 का स्क्वायर कर देंगे, वैल्यू रखेंगे 1/2 गुणा 2 गुणा 15, 2 से 2 कट जाएंगे, 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225 जूल। 225 जूल इसका आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा, और इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।